हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जैसा कि अभी कल ही आपने देखा कि पूरे बुक के यानी कि फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुकों को मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके हो सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, आज उसी का पहला दिन है और उसमें जो है अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे वो सभी क्वेश्चन आज हम बारी बारी से करेंगे सॉल्व। ठीक है, और जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 10 पार्ट हमको लगेगा। ठीक है, तो आज उस 10 पार्ट का पहला दिन है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से इसी तरीके से सॉल्व करना है विथ, ठीक है, आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है या आप कुछ पढ़ चुके हैं या कुछ नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी अभी भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप हमारे साथ उन चीजों को तैयार करते चलिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से आपके बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे जिससे आपको कहीं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इससे पहले भी अगर आपने वीडियो देख रखा है तो समझ लीजिए वो आपका पावर बूस्टर का काम करेगा। अगर आपने नहीं भी देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से जल्दी से जितने बच्चे लाइव हैं एक बार सेशन को लाइक करते हुए सेशन को शेयर कर दीजिए। कल से ज्यादा बच्चे आज के इस सेशन में लाइव होने चाहिए। ठीक है, कल तो 362 बच्चे लाइव सेशन में थे, आज काफी कम संख्या दिखाई दे रही है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करिए। कम से कम आज के इस लाइव सेशन में 400 का आंकड़ा टच होना चाहिए। ठीक है, 400 बच्चे लाइव सेशन में आने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी हम अनाउंस कर दे रहे हैं कि आप लोगों के कमेंट्स जो है आज मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी आप अपनी समस्या अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, क्योंकि कल भी वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए थे जिसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बोल रहे सर हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें सर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो हमने जो है सभी बच्चों का कमेंट्स देखा तो मैक्सिमम बच्चों का कमेंट्स यही था कि सर आप बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बताइए। तो चलिए हम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप इत्मीनान के साथ कमेंट्स ना करते हुए अपनी कॉपी उठाइए और हमारे साथ साथ चीजों को नोट करते हुए चलिए या पहले आप इसको समझते चलिए। ठीक है, हम जब आपको समय देंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नोट भी नहीं करना चाहते हैं तो ऐप में तो वीडियो हम पीडीएफ हम ऐप में तो अपडेट करा ही देंगे। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद। ओके, चलिए तो ध्यान से सावधानी पूर्वक जल्दी से जितने भी बच्चे लाइव है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैक्सिमम लाइव होना चाहिए आज के इस सेशन में। ठीक, चलिए आते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझो, बहुत ही देखा जाए एक तरीके से आसान क्वेश्चन है और बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सारे स्टेप बहुत आसान है। चलिए जैसे मान लीजिए एक एक स्टेप समझते चलें। माना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, हमने माना ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। अब वैद्युत द्विध्रुव है तो सिंपल सी बात है, एक तरफ प्लस Q आवेश होगा तो दूसरी तरफ माइनस Q आवेश होगा। ठीक है, अगर इधर प्लस Q आवेश होगा तो यहाँ माइनस Q आवेश होगा। अब द्विध्रुव की लंबाई हम लोग बेटा कितनी लेते हैं, हमेशा 2L लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई 2L, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई 2L। क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट, मान लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट O हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट O हो गया। सेंटर पॉइंट से अक्षीय स्थिति में यानी इसके अक्ष पर, तो ये सेंटर से R दूरी पर, ठीक है, ये मान लेते हैं R दूरी पर कोई पॉइंट P है। कहां से, यहां से इसके सेंटर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो इतनी बातें पहले हम लोग लिख लें सिस्टमेटिक तरीके से। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित किसी बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई कितनी है, 2L है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई 2L है। ठीक है, 2L। अब अगर इसकी लंबाई हमने 2L मान लिया, ठीक है, और बिंदु O से इसकी दूरी R है, तो अब अगर देखा जाए बिंदु A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तब AP बराबर कितना हो जाएगा बेटा, AP। बिंदु A से P की दूरी, A से P, देखो O से लेके P तक की दूरी R है और टोटल 2L है। तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है, अगर ये O जो है AB का मध्य बिंदु है, तो L दूरी इधर हो जाएगा, L डिस्टेंस इधर और L डिस्टेंस इधर हो जाएगा, होगा ना। अब यहां तक R है इतना, और इतना कितना है, L। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस L। ये क्या हो जाएगा, R प्लस L। ठीक, इसी तरीके से BP, B से P की दूरी, B से P की दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस L, R माइनस L, R माइनस L। ठीक, यहां तक बात क्लियर, समझ में आ गई, बोलो जल्दी, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे देखो बेटा, क्लियर। अब किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के आधार पर हमें क्या करना है, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। ठीक, तो दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर बारी बारी से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, बारी बारी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण मान लेते हैं, चलिए पहले हमने निकालता हूं। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस Q आवेश कहां है, B पर, तो हम मान लेते हैं EV हो जाएगा। कितना हो जाएगा, EV। तो EV इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब यहां पे R क्या होगा, कहां से निकालना है, प्लस Q आवेश कहां है, B पर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर नहीं होगी, B से P की दूरी, तो B से P की दूरी है कितनी, या यहां पे पहले लिख लीजिए BP स्क्वायर। और यहां पे अगर इसकी हम दिशा की बात करें तो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है आवेश से बिंदु की ओर, तो ये आवेश से बिंदु की तरफ यानी कि P की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये EB की। तो दिशा क्या हो जाएगी, B से P की ओर। ठीक है, B से P की ओर। ठीक, चलिए अब यहां पे सबका मान रख लीजिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज करेगा EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP का मान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण, इसी तरीके से
माइनस क्यू आवेश के कारण, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार से फाइनली P पर तीव्रता EA। अब माइनस क्यू आवेश कहां है, बिंदु A पर है। कहां पर है, बिंदु A पर है। तो इसकी वजह से जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q बटे दूरी A से P का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इसकी तीव्रता की दिशा देखो, इसकी दिशा किधर होगी, ये माइनस आवेश है। कौन सा है, माइनस आवेश। और किसी भी माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु से आवेश की ओर। तो अगर इस बिंदु पर निकालना है और माइनस क्यू आवेश यहां है, तो यहां से इधर की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ बिंदु P पर निकालना है और माइनस क्यू आवेश इधर है, तो यहां से इस डायरेक्शन में जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी किसकी, EA की। किसकी, EA की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो EA बराबर क्या था, EA बराबर 1/4πε0 Q बटे Q अपान इसकी दिशा यहां पे R प्लस L का होल स्क्वायर। और अगर हम दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से A की ओर। दिशा क्या हो जाएगी, P से A की ओर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर, अब यहां पे ध्यान से देखो, बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। बिंदु P पर दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है तो रिजल्टेंट हमेशा उसके अंतर के बराबर होता है, यानी कि जो बड़ा वाला होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया जाता है, जितना आता है वही आंसर होता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा बेटा इसके हर से, यानी इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर से। चलिए यहां पे अगर हम देखते हैं, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, EA माइनस, E बराबर जो हो जाएगा आपका EB माइनस EA, EB माइनस EA, EB माइनस EA। कैसे पता, EB बड़ा है और EA छोटा है। यहां पे देखो, हर देखो, यहां पे हर में क्या लिखा, R प्लस L, और EB वाले में क्या लिखा है, R माइनस L, R माइनस L। R में आप कुछ जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे वो बड़ा होगा, या R में से कुछ घटाओगे तो वो बड़ा होगा। तो अगर R में हम कुछ जोड़ेंगे तो R का मान, मतलब रिजल्टेंट बड़ा आएगा, लेकिन अगर R में से हम कुछ घटाएंगे तो वो रिजल्ट छोटा आएगा। तो जिसका हर छोटा होता है वो चीज बड़ी होती है। तो हर छोटा किसका हुआ, EV का। किसका हुआ, EV का। ठीक है, तो इसलिए बड़ा EV हो गया। EV में से अब हम ये को घटा देंगे। ठीक है, अब यहां पे बेटा EV का मान रख लो, 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस EA का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, जो चीजें बेटा कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत सावधानी से देखिएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, पूरा प्रॉपर लिख के। ठीक है, चलिए, ये इक्वल टू हो गया, Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया, Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया, और यहां हो गया 1/R माइनस L का
होल स्क्वायर। भाई देखो यहां से क्यू भी निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया, बचा क्या 1, बचा हमारे पास क्या 1 और नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां पे 1 अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा r प्लस एल इसका होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल इसका होल स्क्वायर बटे इन दोनों का आपस में r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज आई बात समझ में आता तक? बोलो यहां तक बात एकदम क्लियर, स्पष्ट, कोई समस्या नहीं ना यहां तक? चलिए, अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो अब आगे देखो, अब बस इसी को करना है हमें सॉल्व। स्क्वायर ओपन कर दो और कहीं भी अगर ऐसा मिले ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम r माइनस एल को a मान ले, r प्लस एल को v मान लें, तो देखो a स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर है, तो इसकी जगह फाइनली हम a v का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लिखने वाले हैं। अब ये e बराबर आपका हो गया q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर ब्रैकेट खोलोगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, और बीच में माइनस। अब r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो r माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? नीचे देखो यही वाला फार्मूला हम अप्लाई कर दे रहे हैं, यही वाला फार्मूला। ठीक है, तो यानी कि a स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं ये r माइनस एल और ये r प्लस एल का कंबाइन होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? चलिए जल्दी से बेटा सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, बहुत कम बच्चे लाइव हैं, कल से ज्यादा बच्चे लाइव होने चाहिए। ठीक है, और हाँ जैसा कि हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप वो अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बेटा पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, वहां से हम आपको रिप्लाई करेंगे लाइव चैट में, क्योंकि लाइव चैट में आप सभी का, जैसा कि हम कई बार बोल चुके हैं कि लाइव चैट में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आप लोग करते हैं कि जिसे देख के ठीक है थोड़ा सा मोरल जो है मन करता है छोड़ो जाने दो, आप लोगों के लिए किया क्यों ही मेहनत किया जाए, मतलब आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है और आप लोग इस तरीके से जो है पढ़ने के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है खैर कोई बात नहीं, जिसको जो भी समस्या होगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, शेयर भी करते रहिए। चलिए यहां पे q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ब्रैकेट खोल दो, तो ये तो बाहर प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब यहां पे माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का, ये प्लस है ये एल स्क्वायर माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया 2rl। ठीक है, बट्टे। अब यहां पे देखो एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, एक में लिखा है a प्लस बी, यानी कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। तो इसकी जगह हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर सबका होल स्क्वायर लगा ही है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कुछ कट रहा है तो जो कट रहा है उसको निपटा दो, क्यों फालतू सबको लेके ढोया जाए। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। जिससे आपको पता चले कि कौन चीज किससे कटा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब E इक्वल टू कितना मिला? E बराबर मिला Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2rl प्लस 2rl कितना हो गया? 4rl अपान नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये है आपका बेटा R इतना बड़ा है और यल इतना बड़ा है, तो R की अपेक्षा यल क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक,
तो आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, यल बहुत छोटा है, ठीक है। अतः आर स्क्वायर की अपेक्षा या तुलना में यल स्क्वायर नगण्य होगा, ठीक है। यल स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाता है, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, यानी कि एकदम ना के बराबर तुच्छ मान लिया गया। तो एल, जहां यहां एल स्क्वायर, सिर्फ एल स्क्वायर को ये मत कर देना कि एल वाले को 0 मान लो या एल वाले को नगण्य मान लो, ठीक है। एल को नगण्य नहीं मानना, किसको मानना है? एल स्क्वायर को। तो एल स्क्वायर नीचे है, तो एल स्क्वायर को अगर हम 0 मान लें तो यहां पे सिर्फ हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर और बाहर पावर 2। तो आर स्क्वायर पे पावर 2 यानी पावर का पावर में हो जाएगा गुणा, तो 2 दूनी 4 तो आर पे पावर 4 मिल जाएगा। तब हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 आर एल। अब ये जो 4 आर एल है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ठीक। और ये हो गया आर एल। नीचे क्या मिला? आर की पावर 4, ठीक है। तो एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और 1 2 को बाहर करते हैं, क्यू को अंदर कर देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 2 क्यू एल और नीचे आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक आर से एक आर कैंसिल होगा, बचेगा कितना? आर क्यू, ठीक है। ये इतना चीज हमारे पास बचा। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो जल्दी हाँ या ना, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब E बराबर, एक चीज हम ये जानते हैं, सिंस 2QL बराबर क्या होता है? P, जहां पे P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये जो 2QL दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। इसकी जगह क्या लिख देंगे? P। तो E बराबर क्या मिला हमको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी जगह P और बाहर 2 से गुणा आते यानी कि 2P। नीचे ये क्या है? आर क्यूब। नीचे क्या है? आर क्यूब। तो 2P आर क्यूब, ठीक। 2P आर क्यूब, यही जो है क्या है? आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बेटा, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बोलो जल्दी, क्लियर है? चलिए एक बार हम फिर से जल्दी से फटाफट रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये E का सूत्र आ गया, ठीक है। चलिए एक बार हम फट से रिपीट कर देते हैं, जिसको भी समझ में नहीं आया फटाफट से ध्यान से देखो, ठीक है। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन बटे कूलम, ये आपका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से हम रिपीट कर देते हैं, जिसको भी समझ में नहीं है ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमने मान लिया भैया कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। हमने माना कि जो वैद्युत द्विध्रुव लिया हमने ए बी, इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। और ये इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी r है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों अलग अलग पॉइंटों से यानी कि बिंदु V से P की दूरी कितनी हो गई? VP बराबर, और A से इसकी दूरी P की कितनी हो जाएगी? AP बराबर, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां हमने जो है दोनों आवेशों से लिख लिया। अब एक बार ये प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली गई, ठीक है। तो जिस आवेश के कारण निकालोगे दूरी वहीं से ली जाएगी। प्लस Q वाले के कारण हमने निकाला तो दूरी हमने B से मापा, तो देखो वही चीज लिखा गया BP²। जब हमने माइनस Q आवेश के कारण निकाला तो माइनस Q आवेश बिंदु A पर है तो दूरी हमने A से नापा, तो यहाँ देखो AP² लिखा गया, ठीक है। तो एक बार प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई और एक बार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई, ठीक। तो ये माइनस Q का कारण आ गया।
अब बिंदु P पर दो वैद्युच्छेद की तीव्रताएं काम कर रही हैं, EA और EB। यहां पे देखिए दो वैद्युच्छेद की तीव्रताएं EB और EA काम कर रही हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में। तो इनका परिणामी हमने निकाला। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया। कैसे पता चला कि EB बड़ा है? क्योंकि EB का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या है? छोटा है। ठीक है, DB का, EB का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। कहां छोटा है? यहां पे क्या लिखा हुआ? R-L लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? R-L। तो जब ये R-L लिखा हुआ है तो यानी कि ये चीज जो है छोटा है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद इसको हमने घटा लिया। घटाने के बाद ये सारी चीजें आ गई। घटाने के बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां तक पहुंचे। ठीक, अब यहां पे जो L² है, ठीक है, और R है, R और L को अगर देखा जाए तो R जो है इतना बड़ा है, L इतना छोटा है। तो R की अपेक्षा L काफी ज्यादा छोटा है, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो R हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और L उसकी अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा। तो L² को हमने नगण्य मान लिया, तो L² को नगण्य माना, तो यानी L जहां है उसकी जगह 0 रखा गया। ठीक है, L² की जगह, तो L² को हमने 0 के बराबर माना। तो यहाँ पे 2 की पावर, R की पावर 2 बची और बाहर पावर 2 है। ठीक है, तो पावर का पावर में हो जाएगा गुणा, तो 2 दूनी 4, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली मिला R3। और ये जो 4RL था, 4RL, इस 4RL को 4 को हमने 2 × 2 कर दिया और RL वैसे ही। अब देखो एक R से एक R आप तो का कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या? 2QL। Q यहां है बाहर, बाहर वाले Q को हमने 2 के अंदर डाल दिया। तो अब ये जो 2QL आपको दिखाई दे रहा है, ये 2QL जो है क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, यानी कि इसे हम P कहते हैं। ठीक है, तो ये P के बराबर हो गया। अब उसकी जगह हमने P रख लिया। P रखने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में जल्दी क्लियर है सबका यहां तक, या किसी कोई समस्या है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, जो भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस अभी सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए है। ठीक है, तो आपको फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, यानी कि दोबारा इतनी कम फीस आपकी नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है, जो भी अभी तक नहीं इनरोल हुए हैं, वो इनरोल हो जाइए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे संजीव सर, तो आपको जो भी छूट मिलना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा इस कूपन कोड को जैसे ही यूज करोगे। ठीक है, चलिए, और अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिछले साल के वो बच्चे हैं जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक बच्चे स्कोर किए हुए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन था। ये तो हो गई बात अच्छी स्थिति की। अब यहीं पे देखो निरक्षीय स्थिति कहते हैं, तो अब हेडिंग लगा लो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, AV। ठीक है, यहां पे हमने मान लिया प्लस Q आवेश है, यहां पे हमने मान लिया माइनस Q आवेश है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। ठीक, अब O से R दूरी पर, O से R दूरी पर यहां पे हम मान लेते हैं स्थित कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट P है। ठीक है, इसकी यहां से दूरी कितनी है? R है, जहां पे हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने ये भी माना कि इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है? 2L है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो यह L इधर हो जाएगा भैया, L इधर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जब AB का मध्य बिंदु O है तो यह AB को दो बराबर भागों में बांटेगी, और AB की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो कितनी थी? 2L। A से B तक की अगर देखी जाए कुल लंबाई कितनी थी? 2L। ठीक, अब इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं 2 लाइन। माना
माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है भाई, कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दोनों बिंदु आवेशों, बिंदु A और B से बिंदु P की दूरी निकाल लो, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी AP और ये दूरी हो जाएगी आपकी BP, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो AP बराबर कितना हो जाएगा भाई, अब ध्यान से देखो, APO ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार हमारा L है और लंब क्या है, R है, ठीक है। तो यानी ये वाली दूरी हो जाएगी √L² प्लस R², ठीक। वही सेम चीज, ये दूरी R, ये दूरी L, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √L² प्लस R², ठीक है, प्लस R², ठीक। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ज्ञात करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, A से P की दूरी AP बराबर क्या है भाई, चलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको यहां दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज AOP समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः कर्ण का वर्ग यानी कि AP², अतः AP² बराबर क्या हो जाएगा, AO² प्लस OP², ठीक है। और तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, AP² बराबर AO कितना है, L² प्लस ये कितना है, R²। तो यहां से हमें क्या मिल गया, AP² बराबर मिला L² प्लस R²। ये इंप्लाइज करेगा AP बराबर क्या हो जाएगा, √L² प्लस R², ठीक है। इसी प्रकार जो BP है वो भी क्या हो जाएगा, BP बराबर √L² प्लस R², क्योंकि हमारा POB भी समकोण त्रिभुज है, यानी ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में आता, क्लियर है। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, एक बार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लो और एक बार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लो, ठीक। तो बारी बारी से तीव्रता निकालते हैं। तो अब लिखते हैं भाई +Q आवेश के कारण
बिंदु P पर तीव्रता E प्लस Q आवेश है कहां B पर, तो क्या हो जाएगा EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी कहां से B से P की स्क्वायर, यानी कि Q/BP स्क्वायर। अब यहां पे BP का मान रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी अगर दिशा, चलिए दिशा हम बात कर लेते हैं दिशा की, ठीक है, BP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, प्लस वाला आवेश है, तो प्लस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश से बिंदु की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी दिशा हो जाएगी किसकी, EB की, ठीक है। तो दिशा क्या हो जाएगी, B से P की ओर, ठीक। मान रख लो भाई EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/VP स्क्वायर। BP का ये मान है √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो अगर BP का स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो यानी कि यहां आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितना हो जाएगा भाई, और -Q है कहां, A पर, तो ये EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP स्क्वायर, और AP का मान है क्या, इसकी दिशा अगर देखी जाए तो ये माइनस है, तो माइनस वाला आवेश बिंदु से, ठीक है, बिंदु से आवेश की ओर, यानी कि बिंदु से आवेश की ओर इस डायरेक्शन में आपकी EA की दिशा हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा EA, ठीक है, EA। अब यहां पे सबका मान रख लो, अब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP स्क्वायर। AP स्क्वायर का मान कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे से, अगर ये कोण हम मान ले थीटा है तो ये इसका 2 गुना होगा, यानी ये 2 थीटा होगा। ये कितना होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा पे काम कर रहे हैं। अब दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अगर आप देखो तो दोनों जो है परिमाण में बराबर है और एक दूसरे से 2 थीटा पर काम कर रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा इनके ठीक बीचों बीच से होकर जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा वो इनके ठीक बीच से जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी होगी, ठीक। चलिए बिंदु P पर वही बात लिखेंगे जो अभी भी हमने आपको समझाया। बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, EA व EB एक दूसरे से 2 थीटा कोण पर कार्यरत हैं, ठीक है। 2 थीटा कोण पर कार्यरत है जो कि परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, अतः इनका परिणामी इनके ठीक बीच से होकर जाएगा, इनके ठीक बीच से होकर जाएगा,
ठीक है, तो इनके ठीक बीच से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी एक का जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, ई बराबर वो क्या होगा, किसी भी एक का क्या हो जाएगा भैया, इधर से देखो, ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज नियम पता है, दो वैद्युच्छेद की तीव्रता है, तो यहां पे जो फार्मूला लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा, 2EA EB कॉस थीटा, यानी यहां पे जो हमारा परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा 2E, ठीक है, A कॉस थीटा, 2EA कॉस थीटा। कैसे 2EA कॉस थीटा होगा वो भी हम बता दे रहे हैं, EB कॉस थीटा प्लस EA कॉस थीटा, परंतु EA बराबर EB, अतः E बराबर 2EA कॉस थीटा। रुक जाओ, पहले समझ लो फिर पहले देख लो फिर समझा रहा हूं, ठीक है। तो 2EA का मान रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया। अब देखो ये चीज कहां से आया, ध्यान से देखो कैसे समझ में आ रहा है। 2A cos थीटा कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा कोई बिंदु है, ठीक, हमने मान लिया ये कोई बिंदु, ठीक। अब इस बिंदु पर एक वैद्युच्छेद की तीव्रता इधर कार्य कर रही, एक वैद्युच्छेद की तीव्रता इधर कर रही, दोनों की तीव्रता कितनी है, सॉरी दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर है, 2 थीटा पर, कितने हैं 2 थीटा पर। इनका परिणामी हम मान लेते हैं ये E1 है, ये मान लेते हैं E2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके ठीक बीच से जाएगा, ये E, ठीक है, ये E इनके ठीक बीच से जाएगा। तो जो परिणामी होता है E बराबर वो क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये होता है। या दूसरे शब्दों में दूसरा स्टेप, ठीक है, चाहे आप इसमें रखकर सॉल्व कीजिए, चाहे आप इसमें रखकर सॉल्व कीजिए, या आपको हम दूसरा, अब E1 E2 दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, E1 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे कॉमन होगा देखो, परंतु E1 बराबर E2, अब E1 की जगह हम E2 रख दें तो E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 की जगह E2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब यहां पे देखो E2 स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकालोगे रूट के तो E2 बाहर आ गया, E2 बाहर आ गया, अंडर यहां क्या बचा, यहां बचा एक, यहां बचा एक, ठीक है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस यहां बचा 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक। अब आगे देखो E बराबर E2 अंडर रूट 2 को रख लो बाहर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हुआ बात। अब कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा की जगह हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख देते हैं, तो E बराबर हो गया आपका E2 अंडर रूट 2 1 प्लस, अब इसकी जगह ये चीज कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला, E बराबर E2 अंडर रूट 2 और ये अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 2 2 की पावर 2 और यहां कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा E2 2 कॉस थीटा। तो वही चीज है बेटा, आपका निकल के आ गया, 2 हम बाहर ले लिए, ये हो गया आपका E2 कॉस
थीटा, E2 cos थीटा। आगे बात समझ में? यही चीज जो है डायरेक्टली यहां पे मेंशन किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। यही चीज आपका डायरेक्टली मेंशन किया गया है और कुछ नहीं है। देखो वही चीज यहां देखो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनली आपका वही आ गया भाई, EA EB बराबर है, वहां पे हमने EA EB ना लेके E1 E2 ले लिया था, ठीक है। A और B को 1 और 2 से दिखा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा तरीका जो है, दूसरा भी तरीका हम आपको समझा दे रहे हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत ना आए। दूसरा तरीका देखो, E1 और ये E2, इसको लंबवत और क्षैतिज कंपोनेंट में तोड़ दो। भाई ये टोटल 2 थीटा है, तो ये कितना थीटा, ये थीटा, इसका ये लंबवत घटक हो जाएगा, ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। क्योंकि जिसके साथ कोण नहीं होता वो साइन में जाता है, जिसके साथ कोण रहता है वो कॉस में। E2 वाले को तोड़ दो तो ये भैया थीटा बन रहा है, ये थीटा, तो इधर इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, इधर बनेगा E2 sin थीटा। अब E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो फाइनली E बराबर क्या मिल गया हमें, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब चाहे आप पुराने कक्षा 10 वाले फार्मूले के आधार पर सॉल्व करो, या चाहे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शॉर्ट में आंसर लो, ठीक है। तो दोनों चीजें चाहे आप ऐसे करो और चाहे ये पूरा स्टेप करके ऐसे करो, ठीक है। आना उत्तर वही है, आना उत्तर वही है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, तो ये फाइनली चीज आ गई हमारी, ठीक है। अब यहां पे क्या मिला हमको, इक्वल टू, फिर वही चीज R की अपेक्षा L बहुत छोटा है, वो बाद में स्टेप अप्लाई करेंगे। अब यहां से सबसे पहले कॉस थीटा का फार्मूला लगाओ। किसका फार्मूला, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, ये L, कर्ण कौन है, ये। तो कॉस थीटा का फार्मूला रख दोगे यहां पे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, L, कितना है L, कर्ण कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे देखिए, इस 2 को कर दो बेटा अंदर, तो फाइनली E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये Q ये L, ये 2 ये Q ये L, और नीचे ये क्या है भाई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। दोनों सेम ही चीजें हैं, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, दोनों पावर जोड़ोगे 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भाई, देखो 1 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के 2, 2 1 3, 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। चलिए तो वही चीज यहां पे हम लिख देते हैं। तो E बराबर मिल गया हमको यहां, सॉरी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये अब R की अपेक्षा L बहुत छोटा है, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर जगह नहीं है, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक, आप लिख लेना। L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्यों नगण्य मानना जा रहा है, कारण आप लिख लीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही सेम कारण लिखा गया था, ठीक। तो फाइनली E बराबर, और 2QL क्या होता है, P, तो E बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, अब L स्क्वायर को अगर नगण्य मानोगे तो यानी कि L स्क्वायर को 0, अब यहां पावर 2 है, यहां पावर 3/2 है, तो पावर का पावर में जब गुणा होगा तो यानी यहां 2 है और बाहर 3/2 है, तो 2 गुणे 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे फाइनली कितना बचेगा, R की पावर 3, R की पावर 3, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं ना। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो, जिसको भी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो, चलो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो निरक्षीय स्थिति में क्या है, हमने मान लिया ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक।
जिसकी लंबाई 2l है और इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत की तीव्रता निकालनी है। ठीक, अब इस बिंदु P की दूरी हम दोनों बिंदु आवेशों से ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों बिंदु आवेशों से इसकी हमने दूरी निकाल ली। A से इसकी दूरी निकाल ली यानी कि AP, ये AP का मान आ गया। B से इसकी दूरी हमने निकाल लिया, ये BP का मान आ गया। अब एक बार इस माइनस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली गई, एक बार प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली गई। प्लस वाले के कारण निकाले तो ये फार्मूला मिला, माइनस वाले के कारण निकाले तो ये फार्मूला मिला। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु हमारा P है, इस बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, एक EB इस दिशा में, EA इस दिशा में। अगर ये कोण थीटा है तो ये पूरा कोण 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा होगा। कैसे? अगर इसी के समांतर AB के समांतर हमने रेखा खींच दी तो अब ये कोण, अगर ये थीटा एकांतर कोण, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। तो ये थीटा मिलके कितने हो गए? 2 थीटा। अब 2 थीटा, अब हम ये देख रहे हैं कि 2 थीटा कोण पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं EA और EB काम कर रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा इनके ठीक बीच से जाएगा। क्यों ठीक बीच से जाएगा? क्योंकि EA और EB दोनों का मान बराबर है। समीकरण नंबर 1 को देख लो, समीकरण नंबर 2 को देख लो, दोनों सेम चीजें हैं, बस फर्क है इतना, वहां EA लिखा यहां EB लिखा, लेकिन मान दोनों का बराबर है। तो जब दोनों का मान बराबर है तो परिणामी इनके ठीक बीच से जाएगा, परिणामी इनके ठीक बीच से जाएगा। तो इसी तरीके से इसको EB को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में अगर तोड़ोगे तो ऊर्ध्वाधर घटक कट जाएगा, क्षैतिज घटक मिल जाएगा EA cos थीटा, EB है ना, सॉरी, तो EB cos थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको तोड़ोगे EA वाले को तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा EA sin थीटा, ये EB sin थीटा से कट जाएगा, मिलेगा केवल EA cos थीटा। तो वही चीज परिणामी E बराबर क्या मिल गया? EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा। परंतु EA बराबर EB, EA की जगह EB रख दो, तो यहाँ B की जगह हमने A रख दिया, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों जुड़ गए, 2 EA cos थीटा। अब EA का मान रख लिया गया, EA का मान रख दिए, फिर cos थीटा का मान रख दिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद ये आपका रिजल्ट आया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी का? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से फटाफट जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो और जहां भी आपको कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम बेटा कमेंट्स कर दीजिए। अगले वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सीक्वेंस है, 2 दिन आपको डेरिवेशन का सीरीज, अब अगले 2 दिन आपको न्यूमेरिकल की सीरीज, फिर लास्ट फ्राइडे और सैटरडे आपका सिलेबस। ठीक है, तो फिलहाल कल फ्राइडे है शायद, क्यों सी हूं, कल फ्राइडे है तो हम आपके कल सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, फिर अब ये जो सेशन रहेगा मंडे और फ्राइडे आज है, कोई बात नहीं, कल सैटरडे है, तो कल हम आपका 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले आपके सिलेबस का, यानी कि कल आप लोग तैयार रहिएगा आपके सिलेबस परमाणु का। ठीक है, परमाणु का 1 शॉट आपको कराएंगे, यानी परमाणु वाला सिलेबस करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जिस भी बच्चों को कोई समस्या होगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो भी आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।